देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, काबुल में हुए हमले की सख्त मजम्मत, बीजेपी लीडर रविंदर रैना की सख्त मजम्मत, शब कदर जैसी मुकद्दस रात में अफसोसनाक इंसानियत और मजहबी एहतराम की खुली खिलाफवर्जी। बीजेपी लीडर रविंदर रैना ने काबुल के एक अस्पताल पर हुए हमले की सख्त मजम्मत करते हुए इसे बेहद संगीन और गैर इंसानी हरकत करार दिया। उन्होंने दावा किया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह अफगान शहरी हलाक हुए हैं। रविंदर रैना ने कहा कि शब कदर जैसी मुकद्दस रात में ऐसा हमला इंसानियत और मजहबी एहतराम की खुली खिलाफवर्जी है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को जंग के हालात में भी महफूज जगह माना जाता है, लेकिन इस तरह के हमले दरिंदगी की इंतहा दिखाते हैं। रैना ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर कदम उठाए जाएं। दुनिया भर के हमारे मुसलमान भाई बहन इबादत कर रहे थे। जिस रात हमारे मुसलमान भाई पूरी दुनिया में गुनाहों से तौबा कर रहे थे, उस शब कदर की रात पाकिस्तान ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल पर जो हमला किया, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग शामिल हैं, यह बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा पाप पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान एक तरफ अपने आप को इस्लामिक देश कहता है, इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान अपने आप को कहता है, और वहीं दुनिया भर में मुसलमानों का कत्ल पाकिस्तान कर रहा है। पहले पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल किया, और आज शब कदर की मुकद्दस रात अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला करके पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा अफगानिस्तान के लोगों की हत्या की है। 300 के करीब लोग जख्मी हैं। चारों तरफ काबुल के अंदर चीख पुकार मची है। मिडिल ईस्ट के जंग से घबराए लोग, उधमपुर जिले में हर गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं और लोगों में गैस के लिए अफरा तफरी मची हुई है। जिला इंतजामिया लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है और लोग घबराए ना। इसी की वजह से जिला इंतजामिया के जरिए एडीसी उधमपुर की सदारत में एक टीम तश्कील की गई है, जो हर गैस एजेंसी पर जाकर पूरी जाँच कर रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने घरों में ही रहे, जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारी यूटी गवर्नमेंट है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में ये कहा है कि हमें ये जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं उस गैस की कोई भी कमी नहीं है, जिसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इस सिलसिले में जो है सरकार ने जो है डिफरेंट कमेटीज़ भी बनाई हुई हैं। जैसे हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, ये पूरे जो हमारे एजेंसीज़ हैं और जो सेल काउंटर्स हैं उन पे विज़िट किया हमने। तो यहाँ पर भी जो है ये देखा गया कि लोग जो पैनिक में आ रहे हैं, हालांकि जो है कमी तो गैस की कोई नहीं है। डोमेस्टिक सिलेंडर्स हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, और ये जो लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं, ये अगर घर पे रहते तो इनको घर में ही डिलीवरी हो जाती, लेकिन ये नहीं बैठ रहे हैं घर पे। इसलिए आपके माध्यम से मैं बार बार पब्लिक से ये अपील करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर की तरफ से अपील करता हूँ कि वो घर पे रहें, पैनिक ना करें। उनके घर में जो है सिलेंडर की डिलीवरी जो है हो जाएगी।
कुपवारा के डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत बालासाहेब सूसे ने मंगलवार को कहा कि जिले में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने बताया कि सप्लाई पर नजर रखने के लिए टीम्स तश्कील दी गई हैं और होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है, इसलिए घबराकर ज्यादा खरीदारी की जरूरत नहीं। उन्होंने अवाम से अपील की कि इंतजामी हिदायत पर अमल करे और किसी भी अफवाह से बचे। साथ ही कहा कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा चुका है और गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी अभी ग्लोबल लेवल पे जो सिचुएशन बनी उससे ओवरऑल पूरे कंट्री में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये मॉनिटरिंग बढ़ चुकी है। और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी हमने तो तहसील लेवल कमेटीज ऑलरेडी हमने लास्ट वीक ही कंस्टिट्यूट की थी। उसमें तहसीलदार, टीएसओ, पुलिस से एसएचओ और लीगल मेट्रोलॉजी, फूड सेफ्टी, ऐसे एक जॉइंट टीम है। वो जगह जगह जाके एक तो जितने भी एजेंसीज है, गैस एजेंसी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में जो भी उन्होंने एक शेड्यूल इशू किया होम डिलीवरी का, उसको हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और जहाँ पे भी कुछ इश्यूज आए थे ओटीपी के, वो भी हमने टाइम टू टाइम उसको रिजॉल्व किया है। और जहाँ पे भी हायर लेवल पे उसको टेकअप करना था वो भी किया है। बट जो भी रिस्ट्रिक्शन लगी रिसाइकलिंग के लिए, जैसे अर्बन एरिया में 25 डेज और रूरल एरिया में 45 डेज का, उसको भी मैं मानता हूँ कि जो भी हमारे सिटीजन्स है उन्होंने फॉलो करने की ज़रूरत है। पैनिक बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त एलपीजी का सप्लाई है और डे टू डे बेसिस में हम वो सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उधमपुर से विक्रमजीत सिंह और कुपवारा से एजाज अहमद जुड़ चुके हैं। विक्रमजीत, आपसे जानना चाहूंगी पहले कि उधमपुर जिले में लोगों की गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने की क्या कुछ वजह है और जिला इंतजामिया ने लोगों को किस बात का यकीन दिलाने के लिए एडीसी की सदारत में टीम की तश्कील की, तफसीलन बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट की जो छिड़ा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं असर जो है वो लगातार पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो देखा जा रहा है, लेकिन खास करके पेट्रोलियम और एलपीजी की बात की तो इस पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आप ये कहा जाए तो अफवाहों के चलते जो है लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक जो है वो हो चुका है। और जैसे ही सरकार ने कट ऑफ टाइम जो है वो दिया गया है, यानी कि 25 दिन का टाइम जो है वो अर्बन को और जो 45 डेज का है वो रूरल को दिया गया है, तो इससे लेकर भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो थोड़े से पैनिक हो चुके हैं। और जबकि हालांकि मंत्री सतीश शर्मा जो है वो सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी भी और अगर कहा जाए तो पेट्रोलियम भी है, अवेलेबल है, और हर फैमिली को 2.5 लीटर जो कैरोसिन है वो भी दिया जाएगा। तो इसलिए लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो पैनिक हो रहे हैं अफवाहों के चलते, और जिस वजह से गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। हालांकि गैस एजेंसीज के लोग जो है वो खुद परेशान हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि लंबी लंबी कतारें लगने की वजह से जो होम डिलीवरी हो रही थी वो नहीं हो पा रही प्रॉपरली, जिस वजह से लोग जो है वो और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर लोग जो है वो घरों में रहेंगे तो कहीं ना कहीं होम डिलीवरी जो है दोबारा से शुरू हो जाएगी और इसको लेकर लोगों को भी आसाइश जो है वो होंगे। और इसी को देखते हुए पिछले 3-4 दिन से लगातार लोग जो हैं वो गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी जो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है, और इसी को चलते एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है पहले ही हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिए गए थे। और ये साफ तौर पर कहा था कि कोई भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर या सेल काउंटर जो है वो कालाबाजारी नहीं करेगा, यानी कि वो जो डंपिंग नहीं करेगा एलपीजी सिलेंडर की, और लोगों तक सिलेंडर जो है वो पहुंचाया जाएगा। अगर इस तरह से करते हुए कोई भी पाया गया तो उस पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इसी के चलते लोगों को भी ये कहा गया था कि आप जो है अपने घरों में ही रहे, प्रॉपर तरीके से आपको, क्योंकि सप्लाई की कोई कमी नहीं है, रिफिल जो है वो आराम से हो जाएगा। और लोग जो है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से पैनिक होकर अफरा तफरी के माहौल में जो है वो सिलेंडर जो है वो खरीद कर घर रखना चाहते हैं, उसे डंप करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो जरूर आ रही है, जिसकी वजह से अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक टीम जो है वो तैयार की गई और उस टीम को पूरे जितने भी सेल काउंटर हैं एलपीजी के वहां तक भेजा गया, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो वहां भेजा गया, ताकि ये देखा जाए कि स्टॉक कितना है और किस तरह से काम जो है वो आगे किया जाए, लोगों को परेशानी ना हो। और ये साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि पर्याप्त मात्रा में एलपीजी है या पेट्रोलियम जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, लोगों को डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। लोग अपने घरों में रहेंगे तो फिर से डिलीवरी जो है वो सुचारू रूप से होगी और लोगों के घरों तक सिलेंडर जो है वो पहुंचेंगे। लेकिन अफरा तफरी का माहौल जो है वो फिलहाल पैदा जो है वो ना जी। वहीं एजाज, आपसे जानना चाहूंगी कि कुपवारा के डिप्टी कमिश्नर ने अवाम को एलपीजी के हवाले से क्या कुछ यकीन दिलाया और सप्लाई पर नजर रखने और सहूलत देने के लिए क्या इंतजामी तदाबीर की गई है, तफसीलन बताइए। जी फर्स्ट अगर बात करेंगे सर कुपवारा जो यहाँ पे डिटेल कुपवारा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे
एलपीजी गैस की बात करें, वो यहाँ पे भारी मकदार में है। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोगों को घरों से बाहर आने की जरूरत नहीं है। हमने होम डिलीवरी का जो है शेड्यूल बनाया कि हर घर तक पहुंचेगी गाड़ी, वहाँ पे लोग आराम से। उन्होंने कहा कि आप लोग एक पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो मौजूद है होम डिलीवरी सफारा की हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कहा डेवलपमेंट कमीशन ने ये भी कहा है कि हमने टाइम तश्कील जिसमें तमाम पीएसओ या तहसीलदार होंगे या एसएचओ साहिबान होंगे जो निगरानी रखेंगे कि कहीं कहीं से ब्लैक मार्केट नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत, अभी गैस मौजूद है। अगर ओवरऑल हम देख सकते हैं जब वहाँ पे जंग ईरान यूक्रेन और इसराइल के दरमियान जंग हुई तो उसमें लोगों को शदीद तशवीश में मुबतला होना पड़ा, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अब गैस की जो अखराजात है वो कम होने लगेंगे वक्त के साथ। तो वही अगर बात करेंगे सरहदी जिले कुपवारा में, जब हमने से बात डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें भारी मकदार में गैस मौजूद है, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है और घरों से बाहर बेवकूफ ना निकले। अगर कोई इनको लग रहा है कि किसी जगह पे प्रॉब्लम आए तो वो इन नंबर हासिल कर, जो हेल्पलाइन नंबर डिस्ट्रिक्ट की तरफ किए गए उन नंबर से वो हासिल कर सके ताकि लोगों से मदद हासिल सके। उन्होंने कहा कि हम टीम भी तश्कील की जिसमें कंसर्न एसएचओ होंगे या जो कंसर्न पीएसओ होंगे या जो तहसीलदार साहिबान होंगे या जो एडीसी साहिबान है वो खुद इसकी निगरानी कर रही है कहीं ब्लैक मार्केट। अब लोगों को पैनिक होने की जरूरत, जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे गैस नहीं है, लोगों को कतारों में देखने को मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता कायम करें ताकि उनकी जो दिल्ली पर जो गैस एजेंसी की जो गाड़ियां वो वहाँ पे पहुंचे और आराम से गैस वहां से हासिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ से अपील किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, आपकी घबराने की कोई जरूरत नहीं। अभी चाहे केरोसिन की हम बात करें या डीजल की बात करें या पेट्रोल की बात करें, वो भी भारी मकदार में इस वक्त कुपवारा में मौजूद है। चाहे गैस की बात करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि माह रमजान का महीना चल रहा है कि लोगों के लिए इस वक्त अखराजात होते हैं गैस के, वो ज्यादातर होते हैं क्योंकि शहरी का टाइम होता है, तैयारी का टाइम होता है, उसमें ज्यादा तो कहीं ना कहीं लोग अक्सर हमने देखे कि लोग पैनिक हो जाते हैं कि जब भी कोई ऐसी वक्त होते हैं तो लोग पैनिक हो जाते हैं। लोगों को लग रहा है कि अब गैस यहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो जमा हो जाते हैं, तो कई गैस एजेंसी के बाहर या कई लाइनें खड़ा कर लेते तो उनको लग रहा है कि अब गैस नहीं मिल रहा। लेकिन उसी की मदद रखते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक टाइम तश्कील दी है, वो कई अफसरान वहाँ रखेंगे ताकि वो निगरान रखेंगे हर चौराहे पे या कहीं पे जो ब्लैक मार्केट ना हो। और साथ साथ ये भी रखेंगे कि जो इलाके हैं दूर दराज के इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ की क्या लोगों को वहाँ तक रसाई हो सकती है गैस के लिए। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है हर चीज के लिए निपटने के लिए, चाहे हम गैस की बात करें, पेट्रोल की बात करें या केरोसिन की बात करें, तो लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस वक्त भारी मकदार में कुपवारा की हम बात करें यहाँ पे गैस मौजूद है। जी फर्स्ट जी विक्रम, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एजाज और विक्रम। सोनम वांगचुक क्या कुछ कह रहे हैं, ले चलते हैं, देखिए। So now that we have this constructive dialogue, it makes my job easy. Otherwise, I was waiting to come out either as we win in the court or after 12 months. I was very well prepared to spend 12 months and come out and share the horror stories of all the wrongs that happened on me and on her. Right from how abruptly from my home I was, bundled up and thrown into this jail without any opportunity even to call my family or my lawyers for days, more than a week. Or of her, who could not even meet journalists to voice her anguish with heavy security positioning around the campus, and how she slipped out into Delhi to knock the doors of the court, and how for 2 or 3 weeks there was kind of cat and mouse chase on the streets of Delhi with her cars followed by people in cars and motorcycles. It was all a filmy scene, not very filmy at the time. Or how in the jail I had such difficulties in defending myself by sending facts about the case. It was a huge horror story of how it was made so difficult to send anything to my lawyers. Otherwise, it was great. The jail, the staff, the people there were very upright and very kind, despite keeping to their laws and disciplines and so on.
But now I'm happy that I won't have to go into those things. This is what I was compelled to think of, that my story I'll have to share with the world, so that, not really for me, but to make this nation, where people can operate fearlessly and where we can function when we are truthful. Ordinary citizens have their rights. But now with this hand extended from the government, I'm spared of having to do any of those. I really hope that the dialogue process will go on, and only if they fail and we are compelled to again, appeal in other ways, will we need to share those. But as I said, it's nothing less than a thriller, non-fiction thriller, or nothing less than a movie perhaps could do justice to the details of what all we went through during these 6 months. But I really want to hope, and I'm sure that we can happily forget those and look forward to a beautiful beginning, a new beginning, where trust is built and dialogue happens, and through dialogue we get at mutually satisfactory results. I'm sure a talk is a give and take process. Both sides have to be considerate and flexible, but it has to be win-win, and win-win-win, as I said. So I hope to go back to Ladakh. I'm currently reorienting myself. I hope to consult our leaders of apex body and KDA, and then engage in discussion, dialogue, and hope we will have great things to share with you in coming times. Finally, I thank, of course, all of you for coming here. I thank, as I said, our legal team has been wonderful, who have made it possible. It was even the advance from the government had very much to do with our status in the court, but nonetheless, it's a great thing to start a new process. I'm so happy that we can, my faith in the judiciary of the nation is even more strengthened with what we saw in the courts. As the nation followed, you must also have. I couldn't, but I could understand how it went, and that was very good. And I hope now that it will yield some things for future also, through a judgment perhaps. शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने रियासत में मुजवज़ा पंचायत इलेक्शन को लेकर सख्त एतराज़ जताते हुए कहा है कि ताज़ा सेंसस और ट्रांसपेरेंट डिलिमिटेशन के बिना इलेक्शन कराना जमहूरी अमल और लोकल राइट्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसके साथ ही पार्टी ने पंचायत चुनावों में बाहरी लोगों को वोटिंग करने या उम्मीदवार बनाने के किसी भी कोशिश की सख्त मुखालिफत की है। पार्टी दफ्तर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पार्टी सरबराह मनीष सहनी ने कहा कि इंतजामिया अभी भी साल 2011 की सेंसस के आंकड़ों की बुनियाद पर इलेक्शन कराने की तैयारी कर रहा है, जो पूरी तरह नामुनासिब है। ओबीसी को बराबर रिजर्वेशन तभी मिल सकता है जब इंतजामिया के पास नई और सही आंकड़े हो। वहीं वोटिंग लिस्ट के मसले पर कड़ा रुख अपनाते हुए साहनी ने साफ कहा कि पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शन में बाहरी लोगों को वोटिंग करने या उम्मीदवार बनाने के किसी भी कोशिश को शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। साहनी ने यह भी कहा कि जम्मू के लोगों ने मुल्क के मफाद में आर्टिकल 370 हटाने की खुलकर हिमायत की, लेकिन आज जम्मू के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले नई वोटिंग लिस्ट तैयार हो, फिर चुनाव हो। और उसी का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, जिसको देश का ताज भी कहा जाता है। मगर जम्मू कश्मीर की अगर मौजूदा लोकतांत्रिक स्थिति देखें तो बहुत चिंताजनक है। देखिए, यहाँ निकाय कार्यकाल खत्म हुए, लगभग 1.5 साल जो है वो होने का है। पंचायत का कार्यकाल भी जो है वो नवंबर 2024 का जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद डीडीसी का जो आखिरी स्तर पर, जो निचले स्तर पर लोकतांत्रिक
प्रक्रिया का जो एक हिस्सा जीवित था, जिसको हम डीडीसी कहते थे, उसका कार्यकाल भी जो है वो फरवरी माह में खत्म हो चुका है। विधानसभा है मगर वो पूरी तरह से अधिकारविहीन है। तो ये तमाम चीजें जो है वो गहरी चिंता का विषय है जम्मू कश्मीर की मौजूदा लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर। हाँ, अभी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि पंचायत चुनाव करवाने के लिए जो है बहुत तेजी दिखाई जा रही है, बहुत हड़बड़ी के अंदर जो है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और ताजा जनगणना और ताजा परिसीमन को जो है पूरी तरह से नजरअंदाज कर जो है इस तरह के पंचायत चुनाव करवाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, जिसकी शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई कड़े शब्दों के अंदर हम निंदा करते हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियान जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने रियासत में मुजवजा पंचायत इलेक्शन को लेकर सख्त एतराज जताया है, क्या कुछ कहना था उनका? देखिए, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 2011 के सेंसस पे इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर बात कही जा रही है पंचायती चुनाव को कभी भी जो है वो करवाया जा सकता है। ऐसे में पुराने सेंसस के मुताबिक ही जो वो इलेक्शन है वो करवाने के प्रोसेस में यहाँ पर जो एजेंसीज हैं वो नजर आ रही हैं। लेकिन शिवसेना का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर इस तरह का रुख अगर इलेक्शन कमीशन अपनाता है तो यकीनन हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है। तब से लेकर अब तक कितनी आबादी बढ़ गई हुई है और अलग अलग अगर हम बात करें जो हम कह सकते हैं कि स्टेटस जो है लोगों के बदले हैं, चाहे वो एससी स्टेटस हो, ओबीसी में भी लोग कई नई कास्ट जुड़ी हैं और अलग अलग चीजें हुई हैं। परिसीमन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो नए वोटर्स हैं उनको जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर यहाँ की बात करें तो जनगणना के बेस के ऊपर ही जो है बड़ी सारी चीजें जो है निर्भर करती हैं और उसको करवाना चाहिए। शिवसेना का ये कहना है कि सबसे पहले जनगणना हो, उसके बाद यहाँ पर जो है वो कैटेगरी जो है वो उसके तहत जिसको भी जिसके अंदर फॉल किया जाता है उसको वहां रखा जाए, फिर उसके बाद जो है किसी भी तरह के इलेक्शन करवाए जाए, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, बीडीसी डीडीसी के चुनाव हो। उनका साफ तौर पर यही कहना है और इसको लेकर उन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया है। अब देखना है कि चुनाव आयोग जो है किस तरह से इसको लेकर वो अमल करता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि लंबे वक्त से परिसीमन नहीं हुआ है और यहाँ पर इस समय पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो नॉन लोकल्स हैं उनको किसी भी तरह से इलेक्शन में भाग लेने का जो है मौका नहीं देना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि जो परमानेंट डोमिसाइल होल्डर्स हैं उनको ही चाहे वो चुनाव लड़ने या वोट डालने में जो है उनको रखा जाना चाहिए। उसके अलावा किसी भी गैर जम्मू कश्मीर के नागरिक को इसमें बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए हिस्सा लेने के लिए। साथ में जानकारी ये भी आ रही है ख्वाहिश कि उनका कहना था कि ओबीसी को बराबर रिजर्वेशन तभी मिल सकता है जब इंतजामिया के पास नए और सही आंकड़े हो। बिल्कुल, क्योंकि 2011 के सेंसस के मुताबिक तब के आंकड़े कुछ और थे और तब से लेकर अब तक एक लंबा वक्त बीत चुका है और अब तो आबादी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। तो ऐसे में कई सारी ओबीसी में नहीं जो है वो कास्ट को जो ऐड किया हुआ है, तो उसी को लेकर शिवसेना कह रही है कि यहाँ पर बहुत सारे फेर बदल हुए हैं। तो इसको देखते हुए परिसीमन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, वोटिंग काउंटिंग जो लोगों की जनगणना कराना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही इस तरह के इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि नया डाटा होगा, नया रिकॉर्ड होगा, उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे तो वो फेयर इलेक्शन होंगे। ऐसे में लोग चुनाव होंगे उनको फेयर कैटेगरी में कैसा गिना जाए, क्योंकि इतने पुराने सेंसस के हिसाब से चुनाव करवाए जाएंगे। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए ख्वाहिश और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर पीडीपी ने वजीर तालीम सकीना इत्तू के प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा पर बयान को अफसोसनाक और बांटने वाला करार दिया। पीडीपी तर्जुमान सईद तजम्मुल ने कहा कि प्राइवेट टीचर भी महदूद तनख्वाह और वसाइल के बावजूद तालीम में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि सरकारी और प्राइवेट असातिज़ा दोनों का मकसद नौनिहालों की तरबियत है और किसी तरह का तफरीक मनफी पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि अगर प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा कम हुनरमंद है तो सरकारी अफसर अपने बच्चों को वहाँ क्यों भेजते हैं। पीडीपी ने तालीमी शोबे में हसास और शमूलियाती रवैया अपनाने की अपील की। बांडीपोरा में सियासी व समाजी एक्टिविस्ट हामिदा जान ने ईद उल फितर से पहले मजदूरों की तनख्वाह न मिलने पर हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स, कैजुअल लेबरर्स और दिहाड़ी मजदूरों के बकाया तनख्वाह अब तक जारी नहीं हुई, जिससे हजारों घराने परेशानी में हैं। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फौरन अदायगी इंश्योर करने की डिमांड की ताकि मजदूरों की इज्जत और रोजी रोटी महफूज रह सके। कि जो डिलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स या आशा वर्कर्स, खासकर विडोज और मिड डे मील्स जो है या जो ओल्ड एज पेंशनर्स है,
तो वो उनको बहुत कहीं दहाइयों से ये कहते हैं कि इनको रेगुलाइज करेंगे। रेगुलाइज का तो दूर की बात, तो उनमें उन्होंने कहा कि फेज वाइज तो आता ही 1.5 साल, पौने 2 साल होने को आए हैं कि उमर साहब ने उन पे कोई काम किया ही नहीं, ना उनका कोई कुछ किया नहीं। मगर मेरी उमर सरकार से ये गुजारिश रहेगी, आपके माध्यम से मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, क्या उमर साहब आपको अपने MLAs याद रहते हैं? जब आपको कोई बेनिफिट देना होता है तब आपको अपने MLAs याद रहे। जैसे आपने परसों देखा है कि MLAs का जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी फंड है वो उनको बढ़ा दिया गया, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई, और जो उनका फ्यूल चार्ज है वो उनको बढ़ा दिए गए। तो उमर साहब से मैं ये एक मुस्लिम होने के नाते उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या उमर साहब आपको ये डे वेजर्स, कैजुअल लेबर्स या जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील्स, खासकर विडोज और ओल्ड एज पेंशनर्स, ये आपको याद नहीं? क्या इनके पीछे अयाल नहीं है, इनके घर नहीं है? बानिहाल में MLA हाजी सज्जाद शाहीन ने नए स्टील ब्रिज का इफ्तिताह किया, जो करीब 25.22 लाख की लागत से 25 मीटर लंबाई में तैयार की गई है। ये पुल चचीहाल, कसकूत और फरवागान गांव को जोड़ते हुए करीब 10,000 अफराद के लिए सहूलत पैदा करेगा और पिछले एक दशक से चली आ रही मुश्किलात को दूर करेगा। MLA ने कहा कि ये ब्रिज इलाके में आमदोरफ्त को आसान बनाएगा और ज़रूरी खिदमात तक पहुंच बेहतर करेगा। वहीं मकामी लोगों ने अपनी अहम डिमांड पूरी होने पर उनका शुक्रिया अदा किया। 92 में पहले इसको फ्लड ने लिया था, उसके बाद में फिर ये बना था लकड़ी का ही, उसमें उसे चलते थे उधर इधर करके, तो 2019 में ये गिर गया, उसके बाद ये नहीं बना है। आज ये बन गया, हमारा सहूलियत हो गया, इससे हमें रास्ता भी हो जाएगा। कितने लोगों का रास्ता यहाँ से? ये तो पहले ये चाल नाला से लेकर लामबर तक कांटेक्ट कर रहा था, तो उसके बाद ये जब 2019 में ये गिर गया तो फिर ये बना ही नहीं है। हाजी सयाद शाहीन साहब ने किया, MLA बनिहाल ने, इस पर हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, इसके तो हम बहुत शुक्रगुजार है कि इसने पुल यहाँ पर खड़ा किया है। काफी राहत मिलेगी। हाँ, राहत मिला है, हमें आने जाने का रास्ता हो जाएगा। ये पुल जो है ये फ्लड की जद में आके डैमेज गिर गया था, उसके बाद इसको टेम्परेरी बनाया गया, लेकिन 2019 में ये बिल्कुल डैमेज हो गया। और उसके बाद ये यहाँ से एक वक्त में बानिहाल में आने जाने वाले जो लोग थे वो कसकूट, जीहाल, लांबर और चाचाल, फारवगन, हार्डवेयर, ये सारा इलाके को ये वाहिद एक पुल था जो कनेक्ट करता था। ये बहुत देरीना मांग थी यहाँ के लोगों की, आवाम की। तकरीबन 5-6 गाँवों को ये जो है वो फीड करता था ये पुल। और मुझे जब मैं MLA बना तो उसके बाद हमने इसको UT कैपेक्स में रख के और उसमें CDRF में इसमें तकरीबन 25-26 लाख रुपए इसके लिए एलोकेट कराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।